अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए वो एसयूवी लेकर आया हूँ जिसकी पिछली जनरेशन ने पूरी दुनिया में धूम मचाई है। और उस गाड़ी को लोग उस गाड़ी के बारे में ये भी कहते हैं कि ये गाड़ी 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि इस तरह से टोयोटा ने डिज़ाइन किया है इस गाड़ी को कि ये गाड़ी आराम से 10 लाख किलोमीटर्स बग़ैर किसी बड़ी मेंटेनेंस के चल सकती है। और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि उस गाड़ी में टोयोटा ने डिज़ाइनिंग करते हुए हर उस चीज़ को मद्देनज़र रखा है जो किसी भी गाड़ी में लंबे अरसे तक यूज़ करने के हिसाब से होनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद आती है ये उसी गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन, और जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है टोयोटा लैंड क्रूज़र। जो पुरानी वाली जनरेशन थी उसको पूरी दुनिया में LC200 से पहचाना जाता है और ये वाली जो जनरेशन है इसको हम कहेंगे LC300, यानी कि उसी की नई जनरेशन। अब ये ऑल टुगेदर एक बिल्कुल नई चीज़ है जिसमें न सिर्फ फीचर्स आपको और भी ज़्यादा मिलते हैं बल्कि पुरानी वाली गाड़ी से बहुत सारी चीज़ों में इन्हेंसमेंट कर दी गई है। जैसा कि इसका इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइन है और V6 में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ इस गाड़ी का बॉडी वेट तकरीबन पिछली वाली जनरेशन से 125 केजी कम है। फिर एक और चीज़ भी इस गाड़ी में टोयोटा ने यह की कि इसकी जो लेदर फ्रेम चैसी है उसको पिछली वाली जनरेशन के मुकाबले 20% मज़ीद स्टिफ कर दिया गया, जिसकी वजह से ये गाड़ी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। और आप जब इसको हाई स्पीड पर लेकर जाएंगे या ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये पिछली जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा कैपेबल होगी ऑफ रोडिंग की। और ऑब्वियसली क्योंकि इसका 125 केजी वेट कम है। अब ये जो वेट कम है इस गाड़ी का, इसमें भी पीछे एक बड़ी कहानी है। इसमें बहुत सारी चीज़ों में इसके जो पार्ट्स हैं उनको टोयोटा ने एल्यूमिनियम में डिज़ाइन किया है, जैसा कि इसकी ये हुड, इस गाड़ी का रूफ, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको लाइट वेट अलॉय में डिज़ाइन किया गया। और इसी वजह से इस गाड़ी का वेट जो है वो 125 केजी कम है, जो कि बहुत ही डिसेंट किस्म के नंबर्स हैं। फिर इसके साथ साथ अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार एक चीज़ टोयोटा ने बहुत ही बुरी की है, वो ये कि पहले V8 इंजन आया करता था जिसकी अपनी एक रोर हुआ करती थी, और ये V6 इंजन है तो हमें अब ये गाड़ी नहीं लेनी। लेकिन असल बात तो ये है कि ये गाड़ी V6 तो है, लेकिन पुरानी वाली जनरेशन से ये पावर भी ज़्यादा बनाती है, टॉर्क भी ज़्यादा बनाती है, वेट में भी हल्की है। तो जब आप इस गाड़ी के साथ फेमिलियर हो जाएंगे और आप इस गाड़ी को सही तरीके से चलाएंगे तो आपको लगेगा कि यार लैंड क्रूज़र तो वही वाली है, लेकिन बहुत सारा बोझ कम हो गया गाड़ी में से और गाड़ी अब बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो गई है। ऑब्वियसली अगर SUV हो और वो तेज़ तरीन हो तो उस गाड़ी को चलाने का मज़ा भी कुछ और होता है। इस स्पेसिफिक गाड़ी की अगर बात करते चलें तो ये 2023 का मॉडल है लैंड क्रूज़र LC300, 2025 की इंपोर्ट है। पाकिस्तान में क्या होता है कि नॉर्मली आपको जो गाड़ियां मिलती हैं वो 5 ग्रेड तक होती हैं, उससे ऊपर लोग या तो इंपोर्ट नहीं करते या उनको मिलती नहीं है। इंपोर्ट ना करने की वजह यह होती है कि ऑब्वियसली जब गाड़ी का ग्रेड ऊपर हो जाएगा दैट मीन्स कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और फिर उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो प्राइसिंग की वजह से लोग फिर इस तरह की गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं करते। इस गाड़ी का जो ग्रेड है ये 6A ग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी एक्सटीरियर में और इंटीरियर में बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्क्रैच लेस कंडीशन में। और जब आप इस गाड़ी को देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन ये गाड़ी रफली 10 से 11 हज़ार किलोमीटर ड्रिवन है। वो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी को अभी तक कितना चलाया हुआ है। फिर अगर हम प्राइस की बात करें तो यार शुरू में जब ये गाड़ियां पाकिस्तान में आई थी तो यकीन करें कि ये गाड़ियां लोगों ने 10-10, 11-11 करोड़ की भी सेल की हैं और लोगों ने ख़रीदी भी हैं। और ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि शौक का कोई भी मोल नहीं होता, तो उस वक्त अब जब ये गाड़ियाँ नई आई थी लोगों ने शौकिया तौर पर भी ख़रीदी थी। लेकिन अब अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट LC200 का, अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला 2020 का मॉडल लेते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन उसके करीब तरीन आ चुकी है। अब कितनी प्राइस है इस गाड़ी की? जो आस्किंग प्राइस है ये सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए है। नॉर्मली इस वक्त 5.5 करोड़ रुपए की आपको बहुत अच्छी कंडीशन में LC200 भी इस टाइम मिलती है। तो अगर 2 करोड़ रुपए ऊपर खर्च करके आपको एक बिल्कुल ही नई व्हीकल मिलती है तो भाई इसमें बुराई क्या है। फिर इस गाड़ी में एक और चीज़ बहुत अच्छी हो गई, वो ये कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज अगर 200 के साथ आप कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेट्स से कि अगर वो गाड़ी 4 से 5 की एवरेज देती थी तो ये गाड़ी आपको 7 से 8 की एवरेज देती है। उसकी एक वजह तो इस गाड़ी का रिफाइंड इंजन है, लाइट वेट होना है, और इसकी ट्रांसमिशन भी है जो कि पुरानी वाली से डिफरेंट है। तो यार इस गाड़ी की तारीफ़ों के बारे में अगर आप जितने भी टाइम गुजारेंगे वो कम होगा। उसकी वजह यह है कि इसको टोयोटा ने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया। और फिर इसमें एक चीज़ स्किप भी हो गई है, वो ये कि पहले हाइट कंट्रोल आया करता था और लैंड क्रूज़र में जो मेंटेनेंस के बड़े खर्चे हुआ करते थे उनमें से एक हाइट कंट्रोल भी था, जो कि टाइम गुजरने के साथ साथ
ख़राब हो जाया करता था और उसको दोबारा रिपेयर करने का जो ख़र्चा होता था वो एक हेफ्टी अमाउंट होती थी। तो टोयोटा क्योंकि इस चीज़ से पहचाना जाता है कि उसकी व्हीकल्स लंबे अरसे तक हर हाल में चलने के लिए बनाई जाती हैं और हर किस्म के एनवायरनमेंट में वो जस्ट वर्क हॉर्स के तौर पर बनाई जाती हैं, तो हाइट कंट्रोल वाली सस्पेंशन इस तरह की चीज़ के साथ थोड़ा सा सूट नहीं करती। तो इस गाड़ी में टोयोटा ने हाइट कंट्रोल को स्किप करके कन्वेंशनल सस्पेंशन दे दी है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी में तो कोई ख़ास फ़र्क आपको फील नहीं होगा, लेकिन लंबे अरसे के लिए मेंटेनेंस में आपको ठीक ठाक फ़र्क पता चलेगा। सो यस, आज की वीडियो में मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, ताकि अगर आप LC300 खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में इजाफा भी हो सके। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो सब्सक्राइब तो मस्ट है अगर आप कार लवर हैं तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो बात करेंगे हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में और फिर इंटीरियर के बारे में। ओके, तो एक्सटीरियर की बात करते हैं और हम बात करते हैं इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग से। लुक्स में ये गाड़ी आपको, अगर आप LC200 के साथ इसको पार्क करें तो आप कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तकरीबन एक जैसी चीज़ है, लेकिन असल में ये बात सच नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से स्टार्ट करें इसकी लुक्स को, तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी के बॉनेट के ऊपर जो कैरेक्टर लाइंस आपको दी गई हैं, पुरानी LC200 में भी फेस लिफ्ट के बाद वो लाइंस आपको दे दी गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी इस गाड़ी में है। फिर दूसरी बात ये कि इसकी ग्रिल जो है अब पहले से ज़्यादा बाहर पॉप आउट हुई हुई है, जिसकी वजह से ये गाड़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती है। मजीद अगर डिज़ाइन फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की साइड पर भी अब आपको पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दे दी गई हैं, जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को भी काफ़ी खूबसूरत डायनामिक बना रही हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो फेंडर फ्लेयर्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा पॉप आउट हुई हुई हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और इनके ऊपर अब आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग भी दे दी गई है। मजीद अगर डिज़ाइनिंग की बात करते चलें तो इसके साइड मिरर्स पहले पिलर माउंटेड आया करते थे, अब ये डोर माउंटेड हो गए हैं। और क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन ZX है तो इसके साइड मिरर्स अब आपको क्रोम की फिनिश में देखने को मिलते हैं। और इसी तरह रियर साइड पर अगर आ जाएं तो एक जो सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसकी डिज़ाइनिंग में रियर साइड पर आप नोटिस करेंगे वो ये कि पुरानी LC200 में जो टेल गेट आया करता था वो स्प्लिट में आता था। ऑब्वियसली इस गाड़ी में भी आपको इलेक्ट्रिकल टेल गेट मिलता ही है, लेकिन ये अब वन पीस में ओपन होता है और ऑल द वे अप जाता है, जबकि पुरानी वाली जो गाड़ी थी उसमें रेंज रोवर की तरह स्प्लिट में आता था। ऊपर वाला पोर्शन अलग से ओपन हो जाता था, नीचे वाला पोर्शन अलग से ओपन हो जाता था, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिकल था। लेकिन ऑब्वियसली टोयोटा का कोई अपना थॉट प्रोसेस होगा जिससे गुजर कर टोयोटा ने उस चीज़ को चेंज करके ये वाला टेल गेट दिया है। और ये भी इलेक्ट्रिक है लेकिन ये सिंगल ओपनिंग के साथ आता है। फिर अगर फीचर्स की बात करते चले तो इस गाड़ी की फ्रंट पर आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं, जो कि लो लाइट में आपको अच्छी खासी थ्रो लाइट की प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ साथ पुरानी जो LC200 थी उसमें कॉर्नरिंग लाइट आपको नहीं मिलती थी, जस्ट फॉग लैंप्स मिलते थे। और फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर अब कॉर्नरिंग लाइट भी मिलती है, हालांकि पिछली गाड़ी में ये फीचर नहीं आता था। इस गाड़ी की जो कॉर्नरिंग लाइट है ये इसके फॉग लैंप्स में ही इंटीग्रेटेड तौर पर आपको दी जाती है। बाकी ये गाड़ी फ्रंट पर रेडार वगैरह, पार्किंग सेंसर्स, वो सारी चीज़ें आपको ऑफर करती है। और अगर साइड्स की बात करते चलें तो सबसे सिग्निफिकेंट फीचर इस गाड़ी का रिम्स हैं, जो कि 20 इंचेस के ही आपको मिलते हैं, जो कि पिछली जनरेशन में भी आपको यही दिए गए थे। लेकिन मसला ये है कि इस वाली गाड़ी के रिम्स दिखने में ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये हल्का सा आपको एक क्रोम फिनिश में मिलते हैं, ग्रे कलर की उस कॉम्बिनेशन में आपको दिए जाते हैं। और ये टू टोन के बजाय अब सिंगल कलर कॉम्बिनेशन में नज़र आते हैं। और ये वाइट कलर के साथ ओवरऑल इसकी जो साइड लुक्स है इन रिम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी ये गाड़ी साइड पर आपको डोर लैचेस के अंदर प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है, जो कि इसके चारों ही दरवाज़ों में आपको दिया जाता है। फिर अगर रियर साइड की बात करते चलें तो आपके पास आइकॉनिक LC300 वाली लाइट्स आती हैं, जो कि LEDs के कॉम्बिनेशन में है। मजीद फीचर में ये गाड़ी रियर साइड पर स्पॉयलर ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, वो सारे फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। और फिर एक्सटीरियर के साथ साथ इसका इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू है। और जो पुरानी वाली LC200 में फीचर्स आते थे वो सारे इसमें आपको मिलते ही हैं। साथ साथ इस गाड़ी में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जैसा कि हमारे पास टच स्क्रीन अब आ चुकी है, जो कि काफ़ी वाइड है। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी के पुश बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड हो चुका है, तो आपके फिंगरप्रिंट के साथ ये गाड़ी ऑन होगी, उसके अलावा ये गाड़ी ऑन नहीं होगी। इस सेंसर का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप खुद इस गाड़ी को चला रहे हैं और आपने अपनी प्रोफाइल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एक्टिवेट की हुई है,
तो आपके अलावा कोई भी दूसरा बंदा इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता। ये एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। बाकी अगर मज़ीद फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपको सर्कुलर शेप में मिलता है, ये हीटेड होता है और इसके साथ साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। फिर साथ ही साथ अगर इसकी सीट्स की बात करते चलें तो ये हीटेड वेंटिलेटेड होती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, लेदर में आने के साथ साथ इनमें आपको जो ड्राइवर सीट है उसके लिए मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो अगर 3 डिफरेंट ड्राइवर्स इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो हर एक बंदा अपने हिसाब से इसकी सीट और इसके स्टीयरिंग व्हील को मेमोरी पर रख सकता है। तो जिस भी बटन को वो प्रेस करेगा उसके साथ ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी। मज़ीद एक और चीज़ इसमें एडिशन हो गई कि इसकी जो स्क्रीन है, जो क्लस्टर है, उसमें अब आपको जो एमआई डिस्प्ले मिलता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का अब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको तमाम तरह यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जैसा कि किसी भी दूसरी गाड़ी में मिलती है वो इसमें भी आपको दी जाती है। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी में अब आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया जाता है। ये जो सेंट्रल इसका क्लस्टर है ये काफ़ी वाइड स्क्रीन में आ गया है और ये ऑब्वियसली टच स्क्रीन वाली ऑप्शन के साथ आता है। नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपके पास प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जिसमें फ्रंट पर ड्यूल जोन क्लाइमेट के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें आप दोनों साइड्स का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जो कि फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको दी जाती हैं। और राइट साइड पर एक एक्स्ट्रा बटन है जो कि इसके स्टीयरिंग व्हील की हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। फिर अगर ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो यस, ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, लेकिन इस गाड़ी में एक और चेंज हुआ है, वो ये कि पिछली वाली जो जनरेशन थी उसमें सिंपल हैंड ब्रेक आपको दी जाती थी पार्किंग के लिए, जबकि यहाँ पर अब आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक दे दी गई है, जो कि एक ऑब्वियसली वन अप है और इसकी वजह से अब आपको गाड़ी के अंदर बैठकर ऐसा लगता है कि यार वाकई अब आप कोई मॉडर्न ज़माने की चीज़ चला रहे हैं। बाकी जैसे पिछली गाड़ी में मल्टी ट्रेन सेलेक्ट आपको दिया जाता था, इसमें भी आपको दिया जाता है, क्रॉल कंट्रोल इसमें वो भी आता है और ये गाड़ी होती भी फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव है। फिर उसके साथ साथ इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद बटन्स हैं, जिसमें पिछली गाड़ी में जैसे आपको शार्प टर्न परफॉर्म करने के लिए एक बटन मिलता था वो यहाँ मौजूद है और साथ ही इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन भी दिया जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी में अब जो साउंड सिस्टम यूज़ हुआ है वो JBL का है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर वाइड स्क्रीन फ्रंट पर आपको दी गई है और उसके साथ साथ जो रियर पैसेंजर्स की इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स आती हैं LC200 में उनमें टच का ऑप्शन आपको नहीं मिलता था, लेकिन LC300 में अब वो स्क्रीन्स भी आपको टच स्क्रीन्स उसकी जगह पर भी दे दी गई हैं, तो वहीं से आप इंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी बेसिक फीचर्स में सनरूफ हमारे पास मौजूद है, उसके साथ साथ कप होल्डर्स आपको दिए जाते हैं और एक लैंड क्रूज़र का सबसे आइकॉनिक फ़ीचर जो कि है कूल बॉक्स, वो फ़ीचर भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इसकी आर्मरेस्ट के नीचे वो फ़ीचर आपको दिया जाता है और इसकी एक और अमेजिंग चीज़ ये है कि इसका ये जो कवर है, जो इसका ऊपर आर्मरेस्ट वाला एरिया है, ये दोनों ही साइड से ओपन होता है। अगर ड्राइवर ओपन करना चाहता है तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और अगर पैसेंजर ओपन करना चाहता है तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको बड़े कूल तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसी के नीचे आपको रेफ्रिजरेटर कह लीजिए या कूल बॉक्स कह लीजिए वो आपको दिया जाता है, जो कि एक प्रॉपर कूल बॉक्स होता है। इसमें वो एयर वेंट नहीं दिया हुआ होता, ये प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है जो कि इलेक्ट्रिकली चलता है, तो ये फीचर इसमें आपको मिलता है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है और इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं, तो आपने कोई भी सामान वगैरह रखना है वो आप इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं और स्टोरेज के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें JBL का साउंड सिस्टम है तो मल्टीपल स्पीकर्स के साथ इसमें प्रॉपर प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा यहाँ फ्रंट पर आपको एक और हिडन कंपार्टमेंट मिलता है, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पावर आउटलेट आपको दी गई है, जो कि सिंपल आप जिसमें 12 वोल्ट की सॉकेट है, कोई भी चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ टाइप C पोर्ट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। फिर मज़ीद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको कार्ड स्लॉट मिलती है और उसके आगे आपको USB टाइप A का ऑप्शन मिलता है। तो इनमें से जो भी कनेक्शन के लिए ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। मज़ीद ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। यहाँ पर आपके पास सन ग्लास होल्डर दिया गया है और ऊपर आपके पास लाइट्स के कुछ कंट्रोल्स हैं और इसमें लाइट्स आपको जो मिलती हैं ये बेसिकली यहाँ पर दी गई हैं और ये फोकस्ड लाइट्स आपको मिलती हैं, जैसे नॉर्मली रीडिंग लाइट्स वगैरह का ऑप्शन आपको गाड़ियों में मिलता है, बिल्कुल उस तरह की लाइट्स इसमें दी जाती हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं। कर्टन की अगर बात करें तो इसका जो कर्टन है ये मैनुअल तरीके से आप ओपन क्लोज करेंगे, लेकिन जो इसका सनरूफ है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होता है। फिर इसी तरह अगर आप इस गाड़ी की रियर साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिसेंट किस्म की स्पेस मौजूद है, चाहे वो लेग स्पेस हो या वो हेड स्पेस हो। मेरी हाइट 5'8" है और मैं इस गाड़ी में बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नी स्पेस डिसेंट किस्म की है और इसी तरह से हेड स्पेस जो है इसमें भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 फुट तक का बंदा बिल्कुल सुकून से यहाँ पर बैठ सकता है। फिर मज़ीद चीज़ों में चेंज ये हो गया कि पिछली जो सीरीज़ थी, जो कि पिछली जनरेशन थी, उसमें
ये वाली जो सीट्स थी ये जस्ट हीटेड आती थी, वेंटिलेशन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता था। लेकिन इस गाड़ी में अब आपको ये सीट्स हीटेड भी मिलती हैं, वेंटिलेटेड भी मिलती हैं, जिसके लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पर फ्रंट साइड पर दिए जाते हैं। और क्योंकि इस गाड़ी में प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर सारे फ्रंट पर कंट्रोल्स दिए जाते हैं, तो आप दोनों साइड्स का टेम्परेचर रियर साइड पर भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास नीचे वॉल्यूम के लिए अलग अलग आपको कंट्रोल्स मिलते हैं और हेडफोन की वो पोर्ट्स भी मिलती हैं। तो अगर रियर पैसेंजर्स कोई भी मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने अपने हेडफोन्स लगा कर दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर अपना मल्टीमीडिया एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा HDMI पोर्ट है, 2 चार्जिंग पोर्ट्स आपको रियर साइड पर मिलती हैं। तो ये बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रीन्स हैं ये अब टच स्क्रीन्स इसमें दे दी गई हैं, जो कि पिछली वाली जनरेशन में नहीं आती थी। तो यस, ये फ़ीचर भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और मज़ीद इसका ये जो बेंच है, पिछली वाली जनरेशन में ये इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव होता था, लेकिन इसमें वो इलेक्ट्रिकल ऑप्शन अब ख़त्म कर दिया गया है। और अगर रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स की बात करें तो फ्रंट पर आपको 2 दिए गए हैं और उसके अलावा यहाँ रूफ़ पर भी आपको AC वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी हमारे पास यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हैं और इसके साथ आपको हुक्स दी गई हैं। आपने अपना कोई भी सामान वगैरह लगाना है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 अदद LED लाइट्स का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि काइंड ऑफ रीडिंग लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। डिफ्यूज्ड लाइट यहाँ पर नहीं मिलती इस गाड़ी में। रूफ लाइनर की अगर बात करें तो ये वही पूरी इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन हुआ है। मटेरियल इसका काफ़ी प्रीमियम है और पिछली वाली जनरेशन की निस्बत अगर इसको आप देखेंगे तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है और ये है भी काफ़ी सॉफ्ट। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी आपको सीट बेल्ट्स दिए जाते हैं, परफोरेटेड सीट्स रियर साइड पर मिलती हैं। और क्योंकि ये प्रॉपर 3 रो वाली SUV है तो जो इसकी 3rd रो वाली सीट्स हैं वो अब आपको फ्लोर में सिंक होने वाली मिलती हैं। जबकि जो LC200 के अंदर सीट्स आती थी वो साइड पर फोल्ड होती थी, जिनका एक नुकसान ये होता था कि आप पूरी बूट स्पेस को प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें क्योंकि इसकी सीट्स फ्लोर में सिंक हो जाती हैं तो आपके पास जो बूट स्पेस है उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ कर सकते हैं और स्टोरेज स्पेस का एरिया भी आपको ज़्यादा मिलता है। मल्टीमीडिया के लिए मजीद आपको रियर साइड पर यहाँ पर 2 स्पीकर्स मिलते हैं, एक ऊपर ट्विटर दिया गया है और नीचे आपको एक मेन स्पीकर मिलता है। फ्रंट के साथ साथ रियर साइड पर भी मल्टीपल स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ रियर जो ट्विटर्स हैं उनके ऊपर आपको JBL की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। फिर एक और चीज़ कि इसकी जो पिछली विंडोज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जापानीज़ प्रोडक्ट है तो ये आपको प्राइवेसी वाली मिलती हैं, इनके ऊपर आपको बाद में टिंट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछली विंडोज़ और इसके साथ साथ जो पीछे क्वार्टर पैनल्स आपको मिलते हैं लास्ट वाली रो के लिए, वो भी आपको दोनों ही टिंटेड मिलती हैं। एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसकी ये पिछली विंडो देखें तो इसमें आपको यहाँ पर एक स्प्लिट नज़र आता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो विंडो है बेसिकली वो आप जब डाउन करेंगे, उसको रोल डाउन करेंगे तो वो पूरी की पूरी दरवाजे के अंदर चली जाएगी। अगर ये स्प्लिट ना होता तो फिर जब आप विंडो को डाउन करते तो क्योंकि इस गाड़ी की ये जो डोर्स हैं इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पूरी विंडो डोर के अंदर नहीं जा सकती और काफ़ी सारा एरिया विंडो का बाहर रह जाता है। जैसा कि अक्सर गाड़ी में आपने देखा है कि विंडो का एक ख़ास अमाउंट जो है विंडो की पिछले दरवाज़ों की ख़ास तौर पर वो बाहर ही रह जाती है। तो उस चीज़ को हल करने के लिए इसकी विंडो में एक स्प्लिट दिया हुआ है। तो पीछे वाला जो क्वार्टर पैनल है वो फिक्स्ड ही है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन सेंटर में जो मेन विंडो है वो आपकी नीचे भी जा सकती है और पूरी की पूरी दरवाजे के अंदर जाएगी। उसमें हाफ विंडो बाहर नहीं रहती। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है।